हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। इससे पहले आपके क्लास 7 के जो वसंत पाठ्य पुस्तिका के जो चैप्टर हैं, लगभग हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हिंदी व्याकरण में भी हम लगभग सारे चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी, संधि उनको समझ में कम आया था। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, संधि आप पढ़ चुके हैं लेकिन इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, संधि होता क्या है। संधि जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं, लेकिन शब्द यहाँ जुड़ते हैं किसके द्वारा, दो वर्णों के द्वारा। ठीक है। तो संधि का मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर मेल होता है। संधि का मतलब मेल। अब मेल किसका, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन आता है और एक नया शब्द बनता है, इसी को संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण में आपको लिखा है रमा धन ईस। अब रमा और ईस किस प्रकार से जुड़ेंगे, किस प्रकार से इन दोनों का जो मेल है वो कैसे होगा। हम करते क्या हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे माँ धन ईस को आपने जोड़ा तो क्या हो गया, इन दोनों के जुड़ने से में हो गया है। और आगे और बाकी शब्दों को आप जैसा का तैसा लिखते हैं। तो र और सौ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवर्तन किसमें आया, म और ईस में, क्योंकि हमने इन दोनों का ही मेल किया है। तो यहाँ पर आ किसमें है, माँ में है, इसमें आपने स्वर निकाला। तो माँ आ धन ई मिला करके ए बनता है। इसके हम आगे पढ़ेंगे नियम। तो इससे आपका रमेश बन गया। ऐसे ही गिरि धन इंद्र। तो देखिए, शब्द जो आपका गी था इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, द्रव में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है तो रि धन इंद्र मिल करके रिंद्र हो गया है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ गया है। ई धन ई आपका ई हो जाता है। ऐसे ही पर धन उपकार परोपकार बन जाता है। इति धन आदि इत्यादि, यहाँ एक धन आ मिला करके या बना। सदा धन एव सदैव, सु धन आगत स्वागत। इसी प्रकार से जो है ये सभी आपका क्या है, संधि है। तो अब आप लिखेंगे क्या कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। आपने संधि हेडिंग डालनी है। इसके बाद आप लिखेंगे संधि का जो अर्थ है वो मेल है। अब परिभाषा आप यहाँ से लिखें कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न जो विकार हो जाता है, जो परिवर्तन आता है, विकार का मतलब परिवर्तन जो आ जाता है, उसी को आप संधि कहेंगे। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर आया है, संधि विच्छेद। फिर यहाँ नोट में आप देखिए क्या लिखा है कि संधि केवल दो ध्वनियों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच नहीं बल्कि दो वर्णों के बीच परिवर्तन होता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप संधि करते हैं दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वे दो शब्द कैसे मिलते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से जो है जो विकार आता है, एक नया शब्द बनता है। अब उस नए शब्द को आप फिर से पुनः पहली जैसी स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है संधि विच्छेद। तो आपको दोनों तरीके से आता है, एक तो संधि विच्छेद करना भी आता है। आपको प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि आप इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, आप इसकी संधि कीजिए, या फिर आप निम्न शब्दों की संधि को पहचानिए कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है। अब आप आते हैं संधि के भेद पर। तो आपने क्या लिखना है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न विकार आपका संधि कहलाता है। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के तीन भेद हैं। ठीक है। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो जल्दी से इसे नोट करें। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर लिखाया बताया गया है कि संधि के भेद स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीन संधि के भेद हैं। तो इनको आप जल्दी से नोट करें।
और ये जो संधि का टॉपिक है ये आप आगे बड़ी क्लास में भी आप पढ़ेंगे और साथ में आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसलिए पहले हमने इसको रिवाइज किया है। तो देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 हैं संधि के भेद। अब इन संधि के भेदों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो परिवर्तन उसमें आता है उसी को स्वर संधि कहा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वर मिलते हैं। स्वर आप जानते हैं, अ से लेके औ तक आपकी क्या है, स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने देखा 11 स्वर हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर धन अधीन, अब इस रॉ से आपने स्वर निकालना। मैंने आपको इससे पहली क्लासेस में जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, आपको वहां पर आपको समझाया था कि आपके पास स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप में होते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप में उच्चारण जिनका कर सकते हैं उनको स्वर कहा जाता है। लेकिन व्यंजन जिनका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। अब कैसे नहीं किया जा सकता है? बेसिकली आपने व्यंजनों को इस प्रकार से ही देखा होगा, क, ख, ग, इस प्रकार से, लेकिन ये ऐसे होते नहीं है, इनमें स्वर जुड़े हैं। ये लिखे कैसे? स्वतंत्र रूप से आप इनको ऐसे लिखे, ये क, ख, इस प्रकार से लिखा। इसको हल कहा जाता है। हल यानी कि हलंत इसको कहा। अब ये हल कब हटता है? जब इसमें अ स्वर जुड़ा होगा, जब इस क में अ स्वर जुड़ा होगा, तब जाकर के ये क इस प्रकार से बनता है जो आपको दिखता है। ये क तब जाके बनता है जब इसमें अ स्वर जुड़ा होता है। ऐसे ही ख जो आपका व्यंजन है उसमें भी अ स्वर जुड़ा है, तब जाकर के वो ख बनता है। नहीं तो स्वतंत्र रूप में व्यंजन सारे ऐसे ही होते हैं। इनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप में उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। वो स्वर आपका अ हो सकता है, आ हो सकता है। अ को छोड़कर, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ कर छोड़ करके सभी स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं व्यंजन में। ऐसा नहीं है कि हम क में आ जोड़ें तो आपका यहाँ पर कया हो गया है, ऐसा नहीं होता है। इसकी मात्रा जुड़ती है। ये आ पूरा नहीं जुड़ता है, इसकी मात्रा जुड़ती है। और आप जानते हैं आ की मात्रा ये है, तो अब आपको ये गलत है। अब आपको इस क में आ की मात्रा जोड़ देनी है, तब जाकर के ये आ होता है। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यदि मैं ख में इ जोड़ूं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा, ये गलत है। इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से, तो इस ख में इसकी मात्रा जुड़ती है तब जाकर के वो खिक होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। ये आपको व्यंजन जो आपके वर्ण विचार हैं वहां पर आपको पढ़ाया था। स्वर और व्यंजनों के बारे में वहां पर डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ दो स्वर जुड़ते हैं। स्वर किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आता है वो तो हम बाद में देखें। फिलहाल हम व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। तो स्वरों की मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हमने क्या कहा, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। इसकी परिभाषा ही ये होती है। क्यों नहीं किए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी उच्चारण में आपको किसी न किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। आपके पास जब क इस प्रकार से होगा तो इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जब आप क कहेंगे तो क में अ का स्वर आएगा। अ का स्वर ना निकालें, आप कोशिश कीजिए। या तो आप का कहेंगे या कि कहेंगे या को कहेंगे या के कहेंगे, तो किसी न, अब देखिए आ की मात्रा आ का हो जाएगा, इ की हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई स्वर जुड़ेगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप में इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ लेंगे। मैं यहाँ क्यों मैं आपको ये पढ़ा रही थी, क्योंकि आप यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा है
पर धन अधीन। हमने क्या कहा, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को आपने जोड़ना है, लेकिन पर में तो कोई स्वर ही नहीं है, ये आप कहेंगे। पर में स्वर है, रॉ में स्वर है, ये रॉ इस प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका स्वर है। ठीक है, इसमें आपका स्वर है। कैसा स्वर है, यदि मैं इससे अ स्वर निकाल दूं तो ये हलंत के साथ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ से आप अ स्वर को निकाल सकते हैं, यहाँ से आप अ स्वर को निकाल सकते हैं। इतना आपको समझा दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस हलंत की बात कर रही हूँ कि ये स्वतंत्र रूप में है, नहीं है, इनमें स्वर जुड़े हैं, इनमें क स्वर जुड़ा है, क का यहाँ उच्चारण हो रहा है, क, अ, ख, ख, उच्चारण किसका आ रहा है, अ का उच्चारण, ग, च, जितने भी आपको इस प्रकार से दिखते हैं सब में अ का उच्चारण है, यानी कि यहाँ से आप अ निकाल सकते हैं। मैं यहाँ इसके बारे में बात कर रही थी। तो पर धन अधीन अधन अ, तो दोनों ही स्वर हो गई, अधन अ, आ होता है, कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। शुभ धन इच्छा, तो यहाँ पर ये तो आपका स्वर है, लेकिन भाव में से आपको स्वर निकालना पड़ेगा, तो शुभ इच्छा और धन ये भी आपका क्या है, स्वर है, दो स्वर जोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं दया धन आनंद, दयानंद, और यहाँ पर भी दो स्वर आपस में जुड़ रहे हैं। अति धन अंत, अत्यंत, इ धन अ, यह हो जाता है, कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके यहाँ पर भी दो स्वर आपके जुड़ रहे हैं। तो इतना सा आपने समझ लिया है, जल्दी इतना नोट करें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, इसके भी 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों को पढ़ेंगे। चलिए, तो जल्दी इतना नोट करें, स्वर संधि और स्वर संधि के, अब हम बताएंगे यहाँ पर स्वर संधि के भेद। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, कौन कौन से, सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि के 3 भेद बताए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भी 5 यहाँ पर भेद हैं, पहला दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके बाद आपका यण संधि और यहाँ पर लास्ट में आपका अयादि संधि आ जाएगा। तो इन 5 भेदों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए, चलिए, इतना आपने नोट कर लिया है। अब यहाँ से पहली संधि का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था वहां पर आपको बताया था ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। ह्रस्व स्वर आपके और दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि अ, इ या उ के बाद कोई भी आपका अ, इ, उ आए तो ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ भी आ सकता है, तो दोनों के मेल से आपका दीर्घ बन जाता है। दीर्घ है आ, ई, उ। आगे नियम बताएंगे तो समझ में आएगा क्या हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखिए, ह्रस्व लिखें इसे, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, इ, उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, इ, उ आ जाए तो दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, अब नियम यहाँ देखें, यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं ताकि हम आपको कुछ उदाहरणों को समझा लें। चलिए, तो क्या कहा है यहाँ पर, अ,
और अ के मिलने से आ हो जाता है। ये नियम आप यहाँ लिखेंगे कि जब अ के बाद अ आए या अ के बाद आ आए, मैं शॉर्ट में इसको लिख के दिखा दूं कि अ ऑब्लिक आ के बाद यदि, अब बाद का मतलब यहाँ पर जुड़ने से है तो मैं यहाँ जोड़ देती हूँ। अ या आ में यदि अ या आ इसके बाद यदि अ या आए तो हमेशा वो आ हो जाता है। इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि कभी भी अ या आ के बाद अ या आ आए तो वो हमेशा आ हो जाता है। वही चीजें यहाँ डिटेल में लिखी हैं। अ धन अ धन आ धन आ धन आ। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं जो मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको लिख करके बता दिया है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ आए, कुछ भी आए, हमेशा आ हो जाता है। तो देख पा रहे हैं हमेशा आ ही यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है? हमेशा आ हो रहा है। ठीक है, जैसे देखें मत धन अनुसार, मत धन अनुसार कैसे आया अ? हम जब संधि करते हैं तो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को ही जोड़ते हैं। मत में अ का स्वर है और इसमें भी अ का स्वर है। हमने क्या कहा? अ धन आ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आ, और ये आ जुड़ेगा कहाँ पर? इस त में। देखो, जब आप मत धन अनुसार को जोड़ेंगे, मत धन अनुसार को जोड़ेंगे तो हमने क्या कहा? अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण का संधि होंगे। तो त धन अ, तो त, इससे भी स्वर निकालना, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का ही भेद है तो स्वर को ही जोड़ना है। तो यहाँ से आपने स्वर निकाल दिया। इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ये तो पहले से तो था, इन दोनों के मेल से आ बन जाता है। क्यों? क्योंकि अ या आ के बाद कोई भी अ या आ आए हमेशा आ हो जाता है। अब इसमें यदि हम इस तो हलंत के साथ तो है इसमें आ जोड़ें तो ये आपका ता हो जाता है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी जगह पर ता रखना है, बाकी यहाँ आप लिखेंगे मतानुसार। इस प्रकार से आपकी ये संधि होती है, नियम है ये। ठीक है, तो इसको भी आप लिखें इस प्रकार से डिटेल में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखें, नियम आपने देख लिया। अब यहाँ पर दूसरे उदाहरण में देखिए, गज धन आनंद। इसको मैं रफ कर देती हूँ, अब फिर से मुझे यहाँ पर ही आपको समझाना है तो यहाँ स्पेस चाहिए। तो चलिए, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। चलिए, इसकी जरूरत नहीं थी तो ये चलिए यहाँ लिखा ही है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, गज धन आनंद। हमने कहा ये स्वर संधि है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे के प्रथम वर्ण को जोड़ेंगे तो ज धन आ हो जाएगा। इससे आपने स्वर निकालना है तो इस व्यंजन को अलग कीजिएगा और स्वर यहाँ अ आएगा। और हमने यहाँ अभी अभी देखा कि अ के साथ आ जुड़ने पर आ ही हो जाता है, अर्थात ज में हलंत धन आ, और इसको जब जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा जा। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, जहां ये दो शब्द हैं वहां जा लिखें, बाकी शब्दों को एज इट इज जैसा था वैसे ही आप लिख सकते हैं। पहले था ग, अब इन दोनों स्वर की जगह, दोनों शब्दों की जगह आपको जा लिखना है तो ये हो जाएगा गजा और नन। बस ये हो गई है संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं और या आ के बाद। अब देखिए, आ के बाद मैं यहीं पर समझा दूं आपको, जैसे हमने ये किया इसी प्रकार से ये भी है। ये शब्द भी ऐसे ही हैं। परम से आपने अ स्वर निकालेंगे, यहाँ पर है अ धन अ, आपका आ हो जाएगा और ये आ किसमें जुड़ेगा? मो में, तो ये हो जाएगा परमार्थ। इसमें आ जाएगा आ, तो ये आपका माँ हो जाएगा, बस बाकी मार्थ। पर्वत में तो यानी कि अ का स्वर और इसमें आ है, अ धन आ आपका आ हो जाता है फिर से, तो पर्वतारोही। ठीक है, आया समझ में? अब आप देखिए यहाँ नेक्स्ट है सीमा धन अंत। तो देखो, इसमें माँ का स्वर है यानी कि आ का स्वर आ रहा है और इसमें अ है। आ धन अ आ होता है तो ये हो जाएगा
सीमांत, क्योंकि पहले से अंक की मात्रा थी तो अब आप इसमें सीमांत लिख सकते हैं। चलिए इसको भी आप नोट करें जल्दी से। यही शब्द यहाँ पर भी आपका है सेवा धन अर्थ। बहुत ध्यान से देखना है, वा में आ का स्वर और यहाँ पर भी अ है। आ धन आ हो जाएगा तो सेवार्थ, इसकी जगह पर फिर से आपने वा लिख देना है तो ये हो जाएगा सेवार्थ। आगे और पीछे के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द देखिए, श्रद्धा, धा अंतिम शब्द और प्रथम शब्द आ, इसमें आ का स्वर है क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि स्वर ही निकालना है। आ धन आ धन आ आपका आ हो जाता है और ये आ जुड़ जाएगा किसमें, ध। अब देखिए इसको इमेजिन करके आप जल्दी से, क्योंकि आपको तो डिटेल में करना है, तो इस ध से जब आ निकालेंगे तो आधा ध और फिर उसमें आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा धा। तो श्रद्धानंद। तो इस प्रकार से ये आपका अ या आ के बाद कोई भी अ या आ आए तो हमेशा आ हो जाता है, ये नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए दूसरा नियम क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपके 3 नियम हैं, ठीक है। अ या आ के बाद अ या आ आए तो हमेशा आ हो जाता है। इ या ए के बाद इ या ई आए तो हमेशा बड़ी ई हो जाता है। और उ या उ के बाद कोई भी इ या उ आए तो वो हमेशा आपका क्या हो जाता है, ई और उ हो जाता है। बस यही नियम आपको पढ़ना है और इसी को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम है, ए या ए के बाद कोई भी ई या ए आए हमेशा ही यहाँ पर देखिए आप बड़ी ई ही हो रहा है, हमेशा आपका बड़ी ई ही हो रहा है। यहाँ पर भी बड़ी ऊ, बड़ा ऊ ही आ रहा है। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ देखें अभी धन इष्ट। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो कोई भी आपका स्वर नहीं है इसमें स्वर, क्योंकि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को जोड़ना है। तो अब आप करेंगे क्या, भी धन को जोड़ेंगे, इससे आपने भ स्वर निकालेंगे ये छलंत के साथ, ये आपका हो जाएगा इ धन, सॉरी ये बड़ी ई नहीं है, ये छोटा ई ही होगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। तो इ धन इ, तो इन दोनों के मेल से आपका बहुत तो पहले से था और इन दोनों के मेल से हो जाता है बड़ी ई, और ये कहाँ पर हो जाएगा, इस भाव में, तो अभीष्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नियम आपको ये लिखने हैं, ए धन ई। अब मैं इसको शॉर्ट में किस प्रकार से आपको बताऊं कि यदि इ या ई के बाद इ या ई आए हमेशा ई हो जाएगा, ये आप शॉर्ट में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। रवि में छोटी ई की मात्रा और इसमें छोटी ई तो हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि हमेशा बड़ी आता है। रविंद्र, पहचान भी इसकी यही है, आ की मात्रा बीच वाले शब्द में संधि होने के बाद ही तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ देखिए सब में बड़ी ई की मात्रा, सब में बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर देखेंगे आप सब में बड़ा ऊ का मात्रा, सब में बड़ा ऊ का यहाँ पर आपको मात्रा दिखेगी, ऊपर आपको बीच में हमेशा आ की मात्रा दिखेगी। तो पहचान शब्दों की आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि आप शब्दों को देखकर कभी कभी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाते हैं कि नारीश्वर में कौन सी संधि है, तो फिर आप वहां पर देखेंगे कि आपने देखा था कि दीर्घ संधि में क्या होता है, हस्व या दीर्घ के बाद कोई भी हस्व या दीर्घ आए तो वो हमेशा दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें आपका, फिर देखिए प्रतिधन इच्छा, ई धन ई, ये भी बड़ी ई तो प्रतीक्षा। नारी में बड़ी ई का स्वर आया है तो बड़ी ई और बड़ी ई हमेशा बड़ी ई ही होगा, तो नारीश्वर। ऐसे ही देवी धन इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे तो देवीच्छा। ऐसे ही योगी धन ईश्वर, योगी में बड़ी ई और बड़ी ई, योगीश्वर बड़ी ई। सती धन इच्छा, ये भी बड़ी ई सतीच्छा। तो इस प्रकार से ये आपका ई का जो नियम है वो भी आपका कंप्लीट होता है। जल्दी से आपको इतना नोट डाउन करना है और इसको समझना है।
तो यहाँ पर आपका ये था आपका ए, और ए के बाद ए या ई के बाद यदि ई या ए आए तो वो हमेशा बड़ी ई हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ओ या ओ के बाद। अब इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कि ओ या ऊ के बाद यदि उ या उ आए तो वो हमेशा बड़ा ऊ ही हो जाता है। पहचान यही है जहां आपको देखिए बीच का शब्द, जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं ना, तो यदि उसमें 3 शब्द आ रहे हैं तो बीच के शब्द में यदि आ की मात्रा आए या उसमें बड़ी ई की मात्रा आए या बड़ा ऊ का मात्रा आए तो वो आप समझ जाएंगे यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या कहा, ओ या ऊ के बाद कोई भी ओ या ओ आए तो वो हमेशा ऊ हो जाता है। इसको डिटेल में यहाँ पर आपने लिखा हुआ है तो इसको आप नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विधु धन उदय, इसमें ओ की मात्रा है और यहाँ पर भी ओ। हमने क्या कहा था, ओ धन ओ क्या होता है, ऊ होता है। तो अब इस ध में क्या लग जाएगी, बड़ी ऊ की मात्रा, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ हो गया है इन दोनों के मेल से। ठीक है, मेल किस प्रकार से हुआ है इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए से, एक एक शब्द समझाएंगे क्योंकि डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन आपका चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द समझ लीजिए, विधु विधु धन उदय। हमने क्या कहा, अंतिम शब्द और प्रथम शब्द की होगी संधि। अंतिम शब्द और प्रथम शब्द की होगी संधि। तो यहाँ धु यानी कि ओ, और इसमें इसको आप आधा ध इस प्रकार से, सॉरी इसको आप ठीक करें इस प्रकार से, और यहाँ पर भी इन दोनों के मेल से तो हो जाएगा बड़ा ऊ, ये हलंत है, और यहाँ पर बड़ा, और फिर से इस हलंत वाले ध के साथ आपको बड़ा ऊ जोड़ देना है तो ये आपका हो जाएगा धु। ठीक है, अब धु, अब इसकी जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी, इसको इनमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, विधु दय। तो बस यही आपकी संधि हो गई है। तो इस प्रकार से आप संधि करते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में भी मधु छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बड़ा ऊ मधुस्मा, और मौ और आधा शौ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही वधु धन ऊर्जा, तो अंतिम बड़ी ऊ की मात्रा, प्रथम बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वधूर्जा। ऐसे ही वधु धन उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, क्योंकि इसमें आप स्वर निकालेंगे तो ये आपका बड़ा ऊ आ जाता है और इसमें आपका छोटा ऊ, तो इसमें भी वधोत्सव। ऐसे ही अनुधन उदित, तो अनुदित, लघु धन उर्मी लघुर्मी, इसी प्रकार से भू धन उष्मा भूष्मा, और भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग। ठीक है, तो ये शब्द हैं आपके किसके, दीर्घ संधि के। चलिए इसे आप जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, इसके बारे में पढ़ा, और दीर्घ संधि के हमने नियम पढ़े, साथ में कुछ उदाहरण भी पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके अन्य जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।